कभी सोचा है कि अगर एक ऑब्जेक्ट को एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर तक कूल कर दिया जाए तो क्या होगा? क्या मॉलिक्यूल्स रुक जाएंगे? क्या एंट्रोपी जीरो हो सकती है? आज हम इसी मिस्ट्री को थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के थ्रू समझने वाले हैं। बच्चों, एक जर्मन साइंटिस्ट वाल्टर हर्मन नल्स ने थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को प्रपोज किया। उन्होंने स्टेटमेंट दी, द वैल्यू ऑफ एंट्रोपी ऑफ अ कंप्लीट प्योर क्रिस्टलाइन सब्सटेंस इज जीरो एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। मतलब एक प्योर क्रिस्टलाइन सब्सटेंस की एंट्रोपी एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर जीरो हो जाती है। इस स्टेटमेंट को हम एक डेली लाइफ की एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान लो एक गैस है जिसका कुछ पर्टिकुलर टेम्परेचर है। अगर इसे हम एक क्लोज्ड कंटेनर में बंद कर दे तो आप देखेंगे कि इस गैस का टेम्परेचर डिक्रीज होने लगेगा। टेम्परेचर डिक्रीज होने की वजह से मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी भी डिक्रीज हो जाएगी। मीन्स मॉलिक्यूल्स का डिसऑर्डर या रैंडमनेस डिक्रीज हो जाएगा, और डिसऑर्डर डिक्रीज हुआ मतलब गैस की एंट्रोपी भी डिक्रीज हो गई। कुछ टाइम बाद गैस का टेम्परेचर कम होते होते 0 डिग्री हो जाएगा। मीन्स काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी। फिर काइनेटिक एनर्जी जीरो होने की वजह से मॉलिक्यूल्स मूवमेंट नहीं कर पाएंगे, मतलब मॉलिक्यूल्स फ्रीज्ड हो जाएंगे। मॉलिक्यूल्स फ्रीज्ड हो गए मतलब गैस की एंट्रोपी भी जीरो हो गई। इस प्रोसेस के थ्रू हाइड्रोजन, हीलियम और ऑक्सीजन गैस को सॉलिड में कन्वर्ट किया जाता है। इस एग्जाम्पल से प्रूव होता है कि एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर एक परफेक्ट क्रिस्टल की एंट्रोपी भी जीरो हो जाती है। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को डिफाइन करने के लिए बोल्ट्जमैन इक्वेशन का यूज होता है। इक्वेशन है S इक्वल टू KB ln ओमेगा। यहाँ पर S सिस्टम की एंट्रोपी है, KB बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, ओमेगा टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स है। एक परफेक्ट क्रिस्टल का मतलब होता है कि उसके एटम्स एक वेल डिफाइंड ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर में अरेंज होते हैं बिना किसी रैंडमनेस के। जब टेम्परेचर एब्सोल्यूट जीरो मतलब 0 केल्विन तक चला जाता है तो एटॉमिक मोशन कंप्लीटली स्टॉप हो जाता है। सिर्फ वन पॉसिबल अरेंजमेंट होता है, यानी ओमेगा इक्वल टू 1। इसलिए अगर ओमेगा इक्वल टू 1 है तो इक्वेशन हो जाएगी S इक्वल टू KB ln इंटू 1। बिकॉज लॉग 1 जीरो होता है इसलिए इक्वेशन हो जाएगी S इक्वल टू 0। इस इक्वेशन से यह प्रूव होता है कि एक परफेक्ट क्रिस्टलाइन सब्सटेंस की एंट्रोपी एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर जीरो होती है। ये तो था थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। बच्चों, अब हम बात करते हैं सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की। क्या आपने कभी नोटिस किया कि एक गर्म चाय का कप थोड़ी देर बाद ठंडा हो जाता है, लेकिन ठंडी चाय बिना हीट दिए गर्म नहीं होती? या फिर एक कमरा अपने आप मैसी हो जाता है लेकिन ऑटोमेटिकली साफ नहीं होता? ये सब सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का मैजिक है। चलिए स्टेप बाय स्टेप हम सेकंड लॉ को जानते हैं। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की फर्स्ट स्टेटमेंट है, ऑल स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस आर इरिवर्सिबल। मतलब जितने भी नेचुरल या स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होते हैं वो इरिवर्सिबल होते हैं, और ये प्रोसेस बिना किसी एक्सटर्नल एनर्जी या फोर्स के होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक गर्म कप चाय थोड़ी देर के लिए टेबल पर रख दी जाए तो वो अपने आप ठंडी हो जाती है। ये एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है क्योंकि हीट एनर्जी अपने आप हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ फ्लो करती है। लेकिन अब अगर हम चाहें कि वही ठंडी चाय बिना किसी एक्सटर्नल सोर्स के वापस गर्म हो जाए तो ये पॉसिबल नहीं है। चाय को गर्म करने के लिए हमें स्टू का यूज करना पड़ेगा। इसका मतलब है ये प्रोसेस इरिवर्सिबल है क्योंकि बिना किसी एक्सटर्नल हेल्प के इसे वापस ओरिजिनल स्टेट में नहीं लाया जा सकता। सेकंड लॉ की सेकंड स्टेटमेंट है, ऑल स्पॉन्टेनियस प्रोसेस टेंड टू प्रोसीड टू अ स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। मतलब जितने भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है वो सिस्टम में इक्विलिब्रियम की स्टेट तक ही प्रोसीड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू नो दैट अगर हम एक गर्म कप चाय को कमरे में रख दे तो धीरे धीरे उसकी गर्मी हवा में मिक्स हो जाती है और चाय ठंडी हो जाती है। ये एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है क्योंकि बिना किसी एक्सटर्नल फोर्स के ये ऑटोमेटिक हुआ है। इस प्रोसेस का मतलब यह है कि सिस्टम मतलब चाय और सराउंडिंग मतलब एयर के बीच का टेम्परेचर डिफरेंस ग्रेजुअली खत्म हो जाता है और एक इक्विलिब्रियम स्टेट आ जाती है जिसमें दोनों का टेम्परेचर ऑलमोस्ट सेम हो जाता है। इसी तरह हर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस अपनी नेचुरल डायरेक्शन में चलता है जब तक एक बैलेंस स्टेट न मिल जाए। सेकंड लॉ की थर्ड स्टेटमेंट है जो केल्विन प्लांक साइंटिस्ट ने दी, इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ डिवाइस विच वर्क्स ऑन अ सिंगल हीट सोर्स। मतलब एक मशीन की टोटल हीट वर्क में कन्वर्ट हो, ऐसा होना इम्पॉसिबल है। फॉर एग्जाम्पल, सोचे एक कार इंजन है जो सिर्फ पेट्रोल पर चल रहा है और इंजन पूरी एनर्जी को मोशन मतलब वर्क में कन्वर्ट कर रहा है। इसलिए इंजन ना ही गर्म हो रहा है और ना ही साइलेंसर से कोई हीट निकल रही है। मतलब इंजन 100% एफिशिएंसी दे रहा है। बट रियल लाइफ में ऐसा कभी नहीं होता, ये इम्पॉसिबल है।
हर टाइप की मशीन में दो तरह के रिजर्वायर्स होते हैं, एक हाई टेम्परेचर या हॉट बॉडी जहाँ से हीट फ्लो होते हुए हीट इंजन में आती है और हीट इंजन में कुछ एनर्जी वर्क में कन्वर्ट होती है, और बाकी बची हीट रिलीज होकर लो टेम्परेचर रिजर्वायर या कोल्ड बॉडी में जाकर स्टोर हो जाती है या रिलीज हो जाती है। इसीलिए कार इंजन गर्म हो जाता है और साइलेंसर से भी हीट निकलती है। इस तरह अगर तुम हीट को वर्क में कन्वर्ट करना चाहते हो तो कुछ ना कुछ हीट वेस्ट जरूर होती है। यही केल्विन प्लांक की स्टेटमेंट का कंसेप्ट है। फोर्थ स्टेटमेंट है, इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ डिवाइस दैट कैन ट्रांसफर हीट फ्रॉम कोल्ड बॉडी टू द हॉट बॉडी। मीन्स ऐसा डिवाइस बनाना इम्पॉसिबल है जो बिना कोई हीट एनर्जी यूज किए हीट को कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी की तरफ ट्रांसफर। सोचो तुम्हारे घर में फ्रिज है। फ्रिज का काम होता है कि वो अंदर से हीट को बाहर निकालता है ताकि अंदर का टेम्परेचर कम रहे, और फ्रिज ये काम बिना इलेक्ट्रिसिटी के कर रहा है। इसका मतलब है हीट खुद ही कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी की तरफ ट्रांसफर हो रही है। बट रियल लाइफ में ऐसा होना इम्पॉसिबल है क्योंकि हर टाइप की मशीन में दो टाइप के टेम्परेचर रिजर्वायर्स होते हैं। यू नो दैट हीट हमेशा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ ऑटोमेटिकली फ्लो करती है, बट फ्रिज में हीट को कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी की तरफ ट्रांसफर करने के लिए यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ती है, और फ्रिज ये इलेक्ट्रिसिटी कंप्रेसर से लेकर हीट को कोल्ड बॉडी से मतलब लो टेम्परेचर रिजर्वायर से हॉट बॉडी की तरफ मतलब हाई टेम्परेचर रिजर्वायर की तरफ ट्रांसफर करता है। इस तरह अगर तुम चाहते हो कि ठंडी चीज से हीट गर्म चीज तक पहुंचे तो बिना किसी एक्सटर्नल वर्क के ये इम्पॉसिबल। यही क्लाउसियस स्टेटमेंट का कंसेप्ट है। फिफ्थ स्टेटमेंट है, द टोटल एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम एंड सराउंडिंग इंक्रीजेज इन अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। मतलब एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो तो सिस्टम के साथ साथ सराउंडिंग की एंट्रोपी भी हमेशा इंक्रीज होती है। फॉर एग्जाम्पल सोचो तुम्हारे पास एक कप गर्म चाय का है। अगर तुम उसे टेबल पर रख दो तो धीरे धीरे चाय ठंडी हो जाएगी और इसकी हीट हवा में फैल जाएगी। ये एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है क्योंकि ये अपने आप हो रहा है बिना किसी एक्स्ट्रा एनर्जी के। अब इंट्रोपी का कंसेप्ट देखते हैं। इंट्रोपी मतलब डिसऑर्डर या रैंडमनेस। जब गर्म चाय थी तब इसकी हीट एक जगह कॉन्सेंट्रेटेड थी। जैसे ही वो हवा में फैलने लगी सिस्टम और सराउंडिंग की टोटल इंट्रोपी बढ़ गई क्योंकि एनर्जी ज्यादा रैंडम डिस्ट्रीब्यूट हो गई। इसलिए गर्म चाय का ठंडा होना एक परफेक्ट एग्जांपल है कि टोटल इंट्रोपी मतलब चाय और सराउंडिंग की इंट्रोपी एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में बढ़ रही है। सेकंड लॉ के लिए तीन मेन इक्वेशंस है जिनमें से फर्स्ट इक्वेशन हीट टेम्परेचर और इंट्रोपी के रिलेशनशिप पर बेस्ड है। इक्वेशन है ds इक्वल टू डी क्यू रिवर्सिबल डिवाइडेड बाय टी। यहाँ पर ds सिस्टम की चेंज इन इंट्रोपी है, dq सिस्टम में जो हीट ट्रांसफर हो रही है उसका अमाउंट है, t सिस्टम का वो टेम्परेचर है जिस पर हीट सिस्टम में ट्रांसफर हो रही है। सेकंड इक्वेशन है डेल्टा एस यूनिवर्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इस इक्वेशन में डेल्टा एस यूनिवर्स की टोटल इंट्रोपी है। ये इक्वेशन शो करती है कि पूरे यूनिवर्स की टोटल इंट्रोपी हमेशा इंक्रीज होती है या फिर सेम रहती है अगर प्रोसेस स्पॉन्टेनियस हो। इस प्रोसेस में इंट्रोपी कभी डिक्रीज नहीं होती। थर्ड इक्वेशन है डेल्टा एस यूनिवर्स इक्वल टू डेल्टा एस टोटल इक्वल टू डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग। यहाँ पर डेल्टा एस सिस्टम की चेंज इन इंट्रोपी है, डेल्टा एस सराउंडिंग की चेंज इन इंट्रोपी है, डेल्टा एस टोटल सिस्टम और सराउंडिंग की टोटल चेंज इन इंट्रोपी है। ये इक्वेशन शो करती है कि पूरे यूनिवर्स की इंट्रोपी सिस्टम और सराउंडिंग की इंट्रोपीज को कंबाइन करने पर मिलती है। नाउ लेट्स सी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। फर्स्ट लॉ की फर्स्ट स्टेटमेंट है एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट मे बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। मतलब एनर्जी ना ही बनाई जा सकती ना ही डिस्ट्रॉय की जा सकती, हाँ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल सूरज से हमें जो लाइट मिलती है उस लाइट को ट्रीज केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके स्टोर कर लेते हैं। सेकंड स्टेटमेंट है द टोटल एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। मतलब एक आइसोलेटेड सिस्टम की एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहती है। इसकी एग्जांपल है थर्मास फ्लास्क। अगर थर्मास फ्लास्क परफेक्ट हो तो उसमें रखी चाय का टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है बिकॉज फ्लास्क के अंदर एनर्जी मीन्स हीट ना तो अंदर आएगी और मैटर मतलब भाप ना तो फ्लास्क के अंदर से बाहर जाएगा। इसका मतलब है कि एनर्जी ना तो किसी और फॉर्म में कन्वर्ट होती है और ना ही किसी और चीज से इंटरैक्ट करती। इस वजह से सिस्टम की टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहती है।
थर्ड स्टेटमेंट है व्हेन सर्टेन क्वांटिटी ऑफ एनर्जी डिसअपियर्स एंड एग्जैक्टली अनदर अमाउंट ऑफ एनर्जीज अपीयर। मतलब अगर एक सिस्टम में कुछ अमाउंट में एनर्जी गायब होती है तो एग्जैक्ट उतने ही अमाउंट में दूसरी एनर्जी वापस आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल, एक दरख्त पर अगर एप्पल लगा हुआ तो इस एप्पल में पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है, लेकिन जैसे ही वो एप्पल नीचे गिरेगा वही पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। मतलब यहाँ पर एनर्जी खत्म नहीं हो, सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। फोर्थ स्टेटमेंट है नॉट पॉसिबल फॉर एनी मशीन टू प्रोड्यूस वर्क विदाउट कंज्यूमिंग एनर्जी। मतलब कोई भी मशीन बगैर एनर्जी खर्च के काम नहीं कर सकती। फॉर एग्जाम्पल, जब तक मोबाइल फोन में बैटरी चार्ज होती है तब तक आप उसको यूज कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही बैटरी जीरो हो जाती है तब फोन बंद हो जाता है और कोई भी काम नहीं करता। इसका मतलब है कि बिना एनर्जी के मोबाइल फोन वर्क नहीं कर सकता। इसी तरह कोई भी मशीन हो, फैन, फ्रिज, कार या कंप्यूटर, सब कुछ चलने के लिए एनर्जी चाहिए होती है। एनर्जी के बगैर कोई भी चीज वर्क नहीं करती। फिफ्थ स्टेटमेंट है टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी ऑफ अ सिस्टम एंड सराउंडिंग रिमेन्स कांस्टेंट। मतलब एक सिस्टम और सराउंडिंग की टोटल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक गर्म चाय का कप रूम में रखा जाए तो धीरे धीरे उसकी हीट हवा में ट्रांसफर हो जाती है और वो चाय ठंडी हो जाती है। यहाँ पर जब हीट चाय में थी तो वो थर्मल एनर्जी के फॉर्म में थी, लेकिन जैसे ही सराउंडिंग के मॉलिक्यूल्स इस हीट को एब्सॉर्ब करते हैं तो उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। यहाँ पर सिस्टम और सराउंडिंग की टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहती है, क्योंकि चाय की एनर्जी हवा को मिल जाती है और हीट खत्म नहीं होती बल्कि बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। फर्स्ट लॉ की इक्वेशन को हम दो तरीके से लिखते हैं, डेल्टा इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू और डेल्टा यू इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू। इन दोनों इक्वेशंस को हम एक डेली लाइफ के एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। अगर हम प्रेशर कुकर की एग्जांपल लें तो यहाँ पर प्रेशर कुकर और उसके अंदर मौजूद आलू और पानी सिस्टम है और प्रेशर कुकर के बाहर का एनवायरनमेंट सराउंडिंग है। केस फर्स्ट में अगर हम प्रेशर कुकर को गैस पर रख दे तो सिस्टम हीट एब्सॉर्ब करेगा। हीट एब्सॉर्ब होने की वजह से पानी गर्म होता है और स्टीम बनती है। जब हम प्रेशर कुकर के ढक्कन को प्रेस करके बंद करते हैं मतलब हम सिस्टम पर वर्क कर रहे हैं। इसका मतलब है हीट और स्टीम के प्रेशर की वजह से सिस्टम की इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो रही है। इसलिए ऐसी सिचुएशन में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक की इक्वेशन होगी डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। इस इक्वेशन में वर्क को सिस्टम पर किया गया काम माना गया और सिस्टम कंप्रेस हो रहा है। यहाँ पर डेल्टा यू सिस्टम की चेंज इन इंटरनल एनर्जी है, क्यू सिस्टम में जो हीट एब्सॉर्ब हो रही है वो है और डब्ल्यू सिस्टम पर जो वर्क किया गया है वो है। केस सेकंड में कुकर अभी भी गैस पर है। सिस्टम में प्रेशर बिल्ड अप होने की वजह से कुकर की सीटी ऊपर उठती है और मैटर मतलब वाटर स्टीम के फॉर्म में बाहर निकल जाता है। भाप का वॉल्व या सीटी के थ्रू बाहर निकलना सिस्टम के द्वारा किया गया वर्क है। इस एक्सपांशन की वजह से सिस्टम की इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हो जाती है। इसलिए ऐसी सिचुएशन में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक इक्वेशन होगी डेल्टा इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू। इस इक्वेशन में वर्क को सिस्टम के द्वारा किया गया काम माना गया और सिस्टम में एक्सपांशन हो रहा है। इसलिए यहाँ पर डेल्टा यू सिस्टम की चेंज इन इंटरनल एनर्जी है, क्यू सिस्टम में जो हीट एब्सॉर्ब हो रही है वो है और डब्ल्यू सिस्टम के थ्रू किया गया वर्क है। नाउ लेट्स सी जीरोथ लॉ। If two systems are in thermal equilibrium with a third system, they are also in equilibrium with each other। मतलब अगर दो सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम में हो तो तीसरा सिस्टम भी थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, बिकॉज तीनों सिस्टम के टेम्परेचर थर्मल इक्विलिब्रियम स्टेट पर सेम हो जाएंगे। हेंस थर्ड सिस्टम भी थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। इस लॉ को हम एक डेली लाइफ के एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लो एक गर्म कप चाय का है, एक टेबल है और रूम की एयर है और चाय का कप सिस्टम ए है, रूम की एयर सिस्टम बी है और टेबल सिस्टम सी है। अगर चाय का कप रूम में छोड़ दिया जाए तो धीरे धीरे कप की हीट रूम की एयर में ट्रांसफर होने लगेगी। कुछ टाइम बाद कप और रूम की एयर थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाएगी, मतलब दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाएगा। इसी तरह अगर टेबल भी रूम में है तो उसका टेम्परेचर भी धीरे धीरे रूम की एयर के टेम्परेचर के इक्वल हो जाएगा, यानी टेबल और रूम की एयर भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। अब जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है कि अगर कप और हवा इक्विलिब्रियम में है और टेबल और रूम की एयर इक्विलिब्रियम में है तो इसका मतलब है कप और टेबल भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। इसलिए इस एग्जांपल से प्रूव होता है कि अगर दो सिस्टम एक तीसरे सिस्टम के साथ
थर्मल इक्विलिब्रियम में है तो वो भी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। जीरोथ लॉ को मैथमेटिकली इस तरह से लिखा जाता है, इफ टी इक्वल टू टी बी देन टी इक्वल टू टी सी एंड टी बी इक्वल टू टी सी। मतलब अगर टी इक्वल टू टी बी है तो टी बी इक्वल टू टी सी होगा। यहाँ पर टी ए सिस्टम ए का टेम्परेचर है, टी बी सिस्टम बी का टेम्परेचर और टी सी सिस्टम सी का टेम्परेचर है।